Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 3, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अंदर करने जा रहे हैं हम सॉल्व एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस हमने किए हैं लास्ट वीडियोस में, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। See, here three things are very important। कौन कौन सी चीजें? एक तो है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा है जनरल सोल्यूशन, और तीसरा यहाँ पे है इक्वेशंस। बट आप बोलोगे इक्वेशंस तो सुना हुआ है पहले, बट जो इक्वेशंस आपने सुना हुआ था पहले वो था हमारे पास आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो लीनियर इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं। नाउ वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो हमारे पास अब क्या है? अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ही हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरे आते हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि ये दोनों क्या होता है? आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा या नहीं समझा है, सो प्लीज जस्ट एक बार आप रिकॉल कर लो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कौन सी सॉल्यूशंस आएंगे? यहाँ पे जो x की वैल्यू है, देखो कभी भी हम किसी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है? जो अननोन वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या अननोन है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि x जो है यही अननोन है, राइट। तो दिस x की ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो x की वैल्यू आती है यहाँ, और वो अगर बिलोंग करता है हमारा 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो इसे ही हम कहते हैं कि ये हमें देगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। और वो क्यों हम लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में? बिकॉज वी ऑल नो कि जब हम 0 से चलते हैं और एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं तो ये कहां पहुंच जाता है? 0 से लेके 2 पाई तक ही। ओके, एंड और एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि साइन की जो वैल्यू होती है और कॉस की जो वैल्यू होती है आफ्टर 2 पाई वो रिपीट होती है। और हम सारे जो वैल्यूज आते हैं वो इसी के बाद आते हैं। साइन कॉस से ही हम रिलेट करके टैन भी निकालते हैं, कॉट भी निकालते हैं, कोसेक एंड सेक भी निकालते हैं, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन वन रिवॉल्यूशन, राइट, क्योंकि हमें पता है ना कि एक रिवॉल्यूशन में जो भी एंगल और वैल्यूज आपकी आती है, राइट, वो सारी वैल्यूज आपकी रिपीट होती है, isn't it? तो दैट्स व्हाई जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो हमारा बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ओके, अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो जनरल है, राइट। दैट मींस हमने जनरलाइज्ड कर दिया है सॉल्यूशन को। तो जनरलाइज हम कैसे करते थे? आपने सेट वगैरह में भी पढ़ा हुआ है कि हम जनरलाइज करते थे सॉल्यूशन को। जो हमारा सेट लिखा हुआ होता था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो जनरलाइज फॉर्म में रहता था, राइट। तो यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एन। जब हम इन द टर्म्स ऑफ एन इसको डिनोट करते हैं तो वही हो जाता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पे एन जो होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर को, z को। तो आप बोल सकते हो मुझे कि कितने होंगे नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे? करेक्ट, एज की n बिलोंग करेगा z को, और z की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। दैट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, जो कि होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब इसी जनरल सॉल्यूशन के अंदर हमारा आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हेल्प से ही हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। दैट मींस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। गॉट द आइडिया? अब देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझोगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये सारी बातें हुई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की और जनरल सॉल्यूशन की। ओके, मैंने एक और चीज आपको बतानी है यहाँ की प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने नंबर होंगे। जैसे कि आपने देखा जनरल सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ओके, बट हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? यस, यू हैव टू थिंक हियर कि हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक ही आ रहा है, और इसमें हमेशा जो भी हमारे पास फंक्शन होता है, दैट मीन साइन हो या कॉस हो या टैन हो या तो फिर इन सबका रेसिप्रोकल हो, सबकी जो वैल्यू होती है ना वो एक ही आती है 2 टाइम्स। दैट मीन्स रिपीट होती है, दैट मीन्स रिपीट होती है 2 टाइम्स। तो जब ये वैल्यूज रिपीट करता है 2 टाइम्स तो ऑब्वियसली हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे कितनी बार आएंगी? दैट मीन्स कितने नंबर आएंगे? 2। सो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे 0 से 2 पाई के बीच में, और जनरल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट नंबर। गॉट द आइडिया?
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हो गई हैं अब, तो हम इसके हेल्प से आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूं, कि जब हम ऐसा सॉल्व कुछ करते हैं, जब हमारे पास कुछ इस तरह का होता है sin x इक्वल्स टू sin y, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा x है, आप बोलोगे x शुड बी इक्वल्स टू y, यस, वो होता है कब, जबकि वो प्रिंसिपल सोल्यूशन के ही अंदर होता है। दैट मीन्स जब वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करता है। बट अगर हम जनरलाइज करना चाहे इस स्टेटमेंट को, तो हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, एंड वेयर दिस n बिलोंग्स टू z। अंडरस्टूड? ये देखो, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो आराम से, बट यहाँ पे बस आपको ये जान लेना है कि ये किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब भी हमारे पास sin x इक्वल्स टू sin y होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू y, एंड वेयर n इज द इंटीजर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकिन प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी sin x इक्वल्स टू sin y की वैल्यू। अब जब हमारे पास होता है cos x इक्वल्स टू cos y, तो इन दिस केस जो हमारा x होता है वो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, एंड यहाँ पे जो हमारा n है वो बिलोंग करता है इंटीजर को। अंडरस्टूड? ये वाली चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आता है, तो हम उसका जनरलाइज सोल्यूशन जो है वो इस तरह से लिख देते हैं। ओके, और इसी में जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं, और जब ये पूरी वैल्यू जो आती है वो 0 से 2 पाई के बीच में आती है, तो वही हो जाती है हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर? अब tan का साइन, अब हमने साइन का लिख लिया, कॉस का लिख लिया, अब हमें लिखना है tan का। तो जब tan x इक्वल्स टू tan y होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, करेक्ट, n पाई प्लस y ओनली। Understood? And here also n belongs to z. So these three things are very important. अगर आपने इन तीनों को याद रखा है, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है cosec के लिए सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। देन हियर cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec के लिए भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। सिमिलरली tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot, और cot के लिए भी हमारा सेम टाइप का फॉलो होगा रूल। ओके, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है tan x इक्वल्स टू √3। नाउ टेल मी, यू ऑल नो कि √3 जो है tan के फॉर्म में कितने एंगल पे वैल्यू देता है? करेक्ट, इट इज 60 डिग्री। बट हियर एज कि हमारे पास कुछ नहीं बोला गया है कि हमें डिग्री में यूज करना है, राइटिंग करनी है या फिर पाई में, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑलवेज वी हैव टू टेक द SI यूनिट, और जो हमारे एंगल का होता है वो होता है रेडियन। सो that's why by default we have to use correct radian. Fine. So we all know that tan 60 degree, that is pi by 3 is your √3, है ना? तो पाई बाय 3 ही होता है हमारा √3। अब देखो, आप बोलोगे देन व्हाट वी हैव, दिस शोज कि जो tan x है दैट इज इक्वल्स टू √3 एंड वी आर गेटिंग इट एज इक्वल टू पाई बाय 3, सो आवर आंसर शुड बी x इक्वल्स टू पाई बाय 3। करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज नॉट द ओनली आंसर। एज कि हमें निकालना है प्रिंसिपल सोल्यूशन, एंड वी ऑल नो कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने नंबर होते हैं, टोटल 2। दैट मीन्स अभी तक तो हमने एक ही आंसर निकाला है, तो दूसरा भी होगा, राइट? और दूसरे के बाद फिर हमें जनरल सोल्यूशन भी निकालना है, दैट मींस इसमें और भी कहानी जोड़नी बाकी है ना? तो चलो, ये तो एक समझ में आ गई बात आपको। अब बताओ मुझे कि हम कैसे निकालेंगे दो प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक तो हो गया कि पाई बाय 3 करेक्ट है, फाइन। अब देखो, ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर 3 पाई बाय 2, एंड दिस लाइन इज फॉर 2 पाई ऑल्सो। यू ऑल नो एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, राइट? अब देखो यहाँ पे कि पाई बाय 3 है, तो हमें इसकी वैल्यू आती है √3। दैट मीन्स मैंने बताया है कि √3 अगेन आएगी tan सम एंगल की वैल्यू, और वो कब आएगी, जबकि आप देख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू कितनी टाइम्स मिलता है हमारे इस क्वाड्रेंट में, 2 टाइम्स। एक तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, और जब हम tan की बात कर रहे हैं तो tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, राइट? दैट मीन्स अगर हमारी कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे, तो वी विल सी कि यहाँ पे भी सेम वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, isn't it? तो आप सोचो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे रीच किया जाता है। करेक्ट, आइदर हम कर सकते हैं पाई प्लस, या हम कर सकते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस, राइट? तो 3 पाई बाय 2 माइनस को हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये क्या कर देता है, हमारा जो आइडेंटिटी है उसको चेंज कर देता है। दैट मीन्स tan बन जाता है cot, बट वी हैव टू डील विथ tan ओनली हियर। तो हम क्या करेंगे कि पाई प्लस समथिंग करेंगे, isn't it? तो आप मुझे बताओ, सिंस tan
π/3 को क्या मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ पाई प्लस π/3? What is this? Tan pi plus theta, and you all know tan pi plus theta क्या होता है? Nothing but tan theta only. यही होती है ना वैल्यू यहाँ पे, बिकॉज tan ही रहेगा और प्लस पाई बाय प्लस समथिंग कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, राइट? तो दिस थिंग कैन बी रिटन. अब यू ऑल नो कि tan pi प्लस π/3 की वैल्यू हम और क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट 3 into pi प्लस pi, दैट इज 4π/3. Now tell me कि ये जो 4π/3 वैल्यू है और ये π/3 वैल्यू है, दिस इज इन बिटवीन 0 to 2π और नॉट? दोनों वैल्यू हमारी आ रही है ना 0 से 2π के बीच में, करेक्ट? एज यू कैन सी 4/3 है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये 2 से छोटी वैल्यू है, राइट? दैट मीन्स 2π से कम है वैल्यू इसकी, तभी ये आ रही है 0 से 2π के बीच में. और हमने देखा भी कि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू, राइट? तो दैट मीन्स हमारे पास दो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है कौन कौन से हो गए? This π/3 as well as this 4π/3. Understood? Therefore, what we can write? X is equal to π/3 and this 4π/3. Right? Either हम π/3 लेंगे और हम 4π/3 लेंगे. That means दोनों ही values हमारी क्या आ रही है? Principal solution. So these are only your principal solution. As आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो as this π/3, this 4π/3 belongs to what? This 0 क्लोज इंटरवल के साथ, बिकॉज हमने लेस देन इक्वल टू की बात की है, सो 0 to 2π, राइट? दैट्स दिस इज प्रिंसिपल सोल्यूशन. डन. तो हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लिया, तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व. हमें निकालना था प्रिंसिपल सोल्यूशन. अब हमें निकालना है जनरल सोल्यूशन. एंड मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है? इफ tan x is equal to your tan y, then we have x equals to what? Correct, n pi plus y, where n belongs to integer z, right? You all know this. तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, therefore as tan x is equal to here tan π/3. आप बोलोगे tan π/3 भी है, साथ ही साथ 4π/3 भी है, राइट? बट हम क्या करते हैं जब भी हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, देन वी हैव टू टेक द स्मॉलर एंगल. व्हाई? बिकॉज उसी स्मॉलर एंगल से तो हमने रीच किया है इस बड़े वाले एंगल को इन बिटवीन 0 to 2π. तो इसी एंगल के हेल्प से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, बिकॉज ऐसे भी हम यहाँ क्या करने वाले हैं? जनरलाइज करने वाले हैं सोल्यूशन को, राइट? तो अगर जनरलाइज करना है तो हम क्या करते हैं? कोई भी बस सिंपल सा फर्स्ट वाला एंगल ले लो. आप अगर ये लोगे फिर भी आपको मिलेगा, राइट? बट जनरली वी क्या करते हैं? वी प्रेफर दैट द स्मॉलर एंगल वी विल टेक. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan x equals to tan π/3. So by using this formula, what you will get? X equals to n pi plus π/3, and here n belongs to z, and this is only your general solution. Understood? तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही यूज किया है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि आपको 0 से लेके π/2 के ईच एंड एवरी एंगल की वैल्यू पता हो, राइट? ईच एंड एवरी वैल्यू की मैं ईच एंड एवरी एंगल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ 13 डिग्री का भी याद कर लो, 11 डिग्री का भी याद कर लो, राइट? जो आपको याद करने वाली है जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, राइट? उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. अगर ये सारे एंगल्स आपको याद है ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी हमें सेम ही करना है. फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. और किस तरह का इक्वेशन है? यू ऑल नो, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट? तो जो भी अभी तक आपने समझा है, पढ़ा है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या है हमारे पास गिवन? एज व्हाट इज गिवन? sec x इज इक्वल टू हियर, sec x इज इक्वल टू हियर 2, राइट? तो जब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, अब हमें x की वैल्यू निकाली है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि 2 जो वैल्यू है sec के कौन से एंगल पे आती है, राइट? एंड यू ऑल नो कि जो cos की वैल्यू आती है 1/2 उसी पे आएगी, sec की वैल्यू 2, and that is correct 60 degree. So what we can say? We know that sec of 60 degree, that is in radians, so it is π/3 is your 2, right? So that means π/3 एक वैल्यू तो हमारे पास मिल गई. This shows that sec x is equal to sec π/3 and that is equal to 2.
तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है π/3। बट यू ऑल नो कि जब हम प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करते हैं तो दो सोल्यूशन हमें ढूंढना है, एंड यू ऑल नो दिस ऑल्सो, एड शुगर टू कॉफी। एंड कॉस की बात करें बिकॉज दिस इज सेक, सो सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो दैट मीन्स कॉस एंड सेक बोथ आर पॉजिटिव इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। एंड यू कैन सी कि π/3 जो है वो हमारा फॉल कर रहा है कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स वन मोर एंगल हमें लेनी है जो कि फ्लाई करेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उस पर भी इसकी वैल्यू सेम होगी, isn't it? अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें हैं, या तो आप 3π/2 के साथ प्लस करो एंगल को, या तो फिर आप 2π के साथ माइनस करो। तो कौन सा प्रेफरेबल होता है, करेक्ट, दिस 2π माइनस, बिकॉज देन दिस आइडेंटिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस कैन बी sec π/3 को क्या मैं लिख सकती हूँ sec ऑफ 2π माइनस π/3। You all will say yes. Why? Because this is also falling in the fourth quadrant and you'll know okay that 2π के साथ हम डील करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास sec ही रहेगा, और as की फोर्थ में है तो पॉजिटिव ही होगा, so here it is sec π/3 only, और उसी को मैंने लिखा है। अब जबकि हमने ये लिख दिया इसको sec 2π माइनस π/3, तो अब बस इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करो एलसीएम लेके, तो क्या मिलेगा हमारे पास, sec ऑफ 2π into 3 that is 6 minus π, तो क्या हो जाएगा 5, so this is 5π/3। So how many times we are getting the value as 2, and this is also equal to what, 2 only, right? Therefore the value of x, what is coming, this is coming either π/3 or this 5π/3, and these are only the principal solution. Why? As you can again write π/3 comma 5π/3 belongs to this 0 to 2π, right? That's why we can call it as principal solution, है ना। आप देख भी सकते हो कि 3 यहाँ पे 5π/3 है, तो ऑफकोर्स ये 2π से छोटा है। दैट्स व्हाई हियर एज these two angles belong in between 0 to 2π, so we can say that these are the principal solution. ओके, अब एज कि हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया है तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, जनरल सोल्यूशन। एंड जनरल सोल्यूशन के लिए कौन सी एंगल लेनी होती है, करेक्ट, दिस छोटी वाली एंगल, isn't it? So what we can do, since we know cos वाला आपको फंडा पता है कि जब cos इक्वल्स टू cos y होता है, तो सिमिलरली मैंने बताया था जो cos के लिए होता है वहां पे फॉलो वही होता है हमारे sec के लिए भी। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस cos x इक्वल्स टू cos y implies, क्या इम्प्लाई करता है, x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस y where n belongs to z, right? You all know this, right? Therefore sec x is equal to क्या है हमारे पास, sec π/3। Therefore as we have sec x equals to sec π/3, this shows जो x होगा वो सेम फॉलो करेगा रूल, तो क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस y, एंड y क्या है हमारे पास π/3 where n belongs to what, this z, and this is only your not principal solution, this is general solution as it is in the terms of n। अब देख लो आप कि n की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, हियर प्लस माइनस π/3, दैट मीन्स प्लस π/3 आ रही है यहाँ पे वैल्यू, और प्लस π/3 क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है या नहीं है, राइट। अगेन देखो कि 5π/3 आता है या नहीं, वहां से जस्ट चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो देखो जब आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे, राइट, n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2π, और प्लस को आप हटा दो, माइनस को अगर रखो तो 2π माइनस π/3 क्या दे रहा है, यही तो दे रहा है ना हमें 5π/3। क्लियर, दैट मीन्स हम कोई भी वैल्यू n की रख ले तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है वो सारे यहाँ पे फॉल करते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है जनरल सोल्यूशन। क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशंस निकालना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। cot x इक्वल्स टू -√3 है। नाउ टेल मी, जब हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि cot x इक्वल्स टू -√3 है, तो मुझे बताओ कि कितने एंगल पे जो cot की वैल्यू देता है वो देता है हमें -√3। ओके, अगर आप इस तरह से सोचोगे तो मे भी आप तुरंत से आपको रिकॉल ना हो, राइट, तो आप क्या करोगे, बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ कि आपको पता है कि सारे हमारे यहाँ पे क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होती है, बट आप सबको अच्छे से याद है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल कितनी वैल्यू देती है, राइट, आपको सबको पता है। दैट मीन्स सबसे पहले ये क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी मैं लिख लेती हूँ। ओके, नाउ दैट मीन्स हमारे पास -√3 की वैल्यू पता हो ना हो किसी को, सिर्फ √3 की वैल्यू तो सबको पता है
है ना। तो अगर √3 की वैल्यू अगर पता है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि माइनस कॉट एक्स इक्वल टू माइनस √3 है। अब सिर्फ बताओ कि √3 में कॉट की वैल्यू कब आती है? करेक्ट, दिस इज 30 डिग्री पे, दैट मीन्स कॉट π/6 जब हम लेते हैं। अब देखो कॉट π/6 अगर वैल्यू रखो तो क्या है, ये √3 ओनली है, माइनस √3, तो दोनों सिमिलर ही है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस शोज कि कॉट एक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट π/6, राइट। तो ये वाली मिल गई। तो अब आप बोलोगे कि यही वाली वैल्यू जो होगी हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल सोल्यूशन। नो, वाई? बिकॉज हियर π/6 अगर लोगे तो वो कैसे हमें सोल्यूशन देगा, बिकॉज माइनस तो बाहर ही है अभी तक। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, दिस माइनस को मैं अंदर ले लूं, दैट मीन्स यहाँ पे जब मैं कॉट माइनस π/6 लिख दूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होता है। तो यही वाली हो जाएगी प्रिंसिपल सोल्यूशन। नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज करेक्ट, दिस माइनस π/6 जो है इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस 0 to 2π, isn't it? बिकॉज माइनस थीटा है, माइनस थीटा तो लाई करेगा हमारा कहाँ, 2π के बाद। दैट मीन्स उसके पहले वाले अगर आप देखो यहाँ से तो ये स्टार्ट होता है 0 से लेके 2π के बीच में। और जब हम नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे है वो, एक रिवॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है, 0 से 2π के अंदर नहीं आ रहा है, वो नेगेटिव है। तो ऑफकोर्स ये इसके बीच में लाई नहीं कर रहा। जब इसके बीच में लाई ही नहीं कर रहा तो हम कांट से कि ये जो है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ओके, तो अभी तक हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं आया है, सो हमें अभी निकालना है इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, अब सोचो कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हमें सोचना होगा कि ये जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, और इस कॉट की नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स नेगेटिव होगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो दैट मीन्स वी हैव टू चूज आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन ओनली वी विल गेट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। अंडरस्टूड? क्लियर है बात या नहीं? देखो अभी तक लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपने देखे थे पॉजिटिव, तो वी वर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बट हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है नेगेटिव में। तो दैट मीन्स वी विल फोकस नाउ ऑन द नेगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अंडरस्टूड? तो ये कहाँ कहाँ नेगेटिव है, सेकंड में एंड फोर्थ में। अब देखो कि दिस माइनस π/6 को, दैट मीन्स ये जो π/6 वाला है उसको हम किस तरह से लिखें कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करे। तो टेल मी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज π माइनस π/6? कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, यू ऑल नो दिस इज माइनस कॉट थीटा ओनली, isn't it? Because cot को जब पाई के साथ डील करते हैं तो cot ही रहता है, but as कि this is in the second quadrant, so it will give you negative value, और यही तो है यहाँ पे, right? That means we can write like this. अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, जस्ट एलसीएम लेके कर सकते हैं, और वो क्या आएगी वैल्यू, 6π माइनस पाई, दैट इज नथिंग बट 5π/6। करेक्ट, लिखा जा सकता है। तो दैट मीन्स एक तो हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया जो कि है 5π/6 बिकॉज दिस इज फॉलोइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। डन, तो चलो एक निकल गया। अब हमें कहाँ डील करना होगा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगेन कॉट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉट π/6, तो वैल्यू आई है हमारे पास फ्रॉम हियर। तो इसको अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना चाहे एंगल को तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैन वी राइट कॉट 2π माइनस π/6। नाउ टेल मी, कॉट 2π माइनस थीटा क्या होती है वैल्यू, करेक्ट, माइनस कॉट थीटा, तो यही तो है माइनस कॉट थीटा, एंड एज इट इज फॉलोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव आ रही है इसको बस आप सॉल्व करके मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 2π इंटू 6 कितनी होती है, 12π माइनस पाई, दैट इज 11π, सो वी आर गेटिंग हियर 11π/6, isn't it? तो देख लो यहाँ पे कि एक वैल्यू आ रही है आपकी 5π/6 और दूसरी वैल्यू आ रही है 11π/6, एंड बोथ आर इन दिस 0 to 2π इंटरवल और नॉट। चेक करो, देखो 5π/6 है, ऑफकोर्स ये पाई से छोटी है वैल्यू, 11π/6 है, ऑफकोर्स ये 12 क्या है, 12 नहीं है, 12 रहता तो ये 2π होता, दैट मीन्स ऑफकोर्स क्या है, ये 2π से छोटी वैल्यू है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5π/6, 11π/6. This is only your principal solution. Again, same way you can write as this 5π/6, 11π/6 belongs to what? The interval 0 to 2π. That's why we call it as principal solution. क्लियर? तो ये समझ में आ गई बात कि कैसे हम डील करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब देखो, अब हमने निकाल लिया प्रिंसिपल सोल्यूशन, अब क्या करना है, करेक्ट,
नेक्स्ट वन इज जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, कौन सी एंगल लेंगे, यहाँ से छोटी वाली एंगल। सो दिस 5/6 को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, कॉट के साथ। तो यू ऑल नो कि जब हमारे पास tan x इक्वल्स टू tan y होता है तो हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज कि जो x होती है वो हो जाती है हमारी n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, z, राइट। सो देयरफॉर एज व्हाट वी हैव cot of x equals to, क्या है हमारे पास वैल्यू, पहली वाली एंगल 5π/6, सो वी विल राइट हियर 5π/6, राइट। तो जब हमने ये लिखा तो फिर क्या हो जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वे में n पाई प्लस y, एंड y is what, nothing but 5π/6, and here n belongs to what, integer, so this is only your general solution। समझ में आई बात, कैसे हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी हमें वही करना है, प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन निकालना है फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है हमारा, आप देख सकते हो अगेन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें। हमारे पास है cosec x इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स हमारे पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू, और हमें पता है कि जो cosec की नेगेटिव वैल्यू होती है कहाँ कहाँ होती है, दिस इज एड शुगर टू कॉफी। तो हम बात कर रहे हैं सारे पॉजिटिव वैल्यूज की, राइट, बट वी हैव टू डील विद द नेगेटिव वैल्यू हियर। और cosec की नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, करेक्ट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, बिकॉज इन दोनों जगह पे cosec की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव नहीं देखना है, हमें नेगेटिव लेना है। ओके, और नेगेटिव दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई के साथ डील करते हैं, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस थीटा डील करते हैं, राइट। तो यही है हमारा फंडा, इसके बाद तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो देखो। तो अब मुझे बताओ cosec x इक्वल्स टू -2 है, तो हमें क्या करनी होगी वैल्यू, माइनस को रहने देते हैं, हम एज इट इज 2 की वैल्यू लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ cosec। तो क्या देता है हमें cosec 2, जब ये होता है हमारा π/6, करेक्ट। तो π/6 पे ही वैल्यू देता है cosec 2। अब इस एंगल को हमें लिखना है क्या, इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ क्या वैल्यू होगी, करेक्ट, cosec को हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए करेंगे पाई प्लस थीटा, तो दैट मीन्स हियर पाई प्लस π/6, एंड यू ऑल नो cosec पाई प्लस थीटा इज योर माइनस cosec थीटा। क्यों, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। डन। तो अब जैसे ही ये वाली वैल्यू लिखी, अब इसको बस आप एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ कितनी एंगल आ रही है। दिस इज 6 + 1 दैट इज 7, सो 7π/6, राइट। तो एक तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया। अब फॉर दूसरे प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम यहां से डील करेंगे। अगेन व्हाट वी कैन राइट, cosec x इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec π/6, राइट। जब ये है तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज cosec ऑफ 2π माइनस थीटा करते हैं, और थीटा क्या है यहाँ π/6 ओनली, एंड यू ऑल नो cosec 2π माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cosec थीटा, सो दैट्स व्हाई नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो कितनी वैल्यू आएगी, cosec 2π into 6 इज व्हाट, 12π माइनस पाई दैट इज 11π/6। सो ये है हमारी दूसरी प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7π/6 और this 11π/6. These are only your principal solution. Why? As these two angles, that is 7π/6, 11π/6 belongs to our interval 0 to 2π. तभी तो ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन, है ना। तो ये कर लिया हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। अब आप सबको पता है कि जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। वी हैव टू टेक द फर्स्ट एंगल, दैट इज स्मॉलर एंगल। अब मुझे बताओ कि जनरल सोल्यूशन हमें किसके लिए निकालना है, cosec के लिए। तो cosec के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट, सेक वाला। सो सिंस वी नो दैट, अब मुझे बताओ कि हमें किसके लिए जनरल सोल्यूशन निकालना है, cosec के लिए। और cosec के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, साइन वाला। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, साइन ऑफ x इज इक्वल टू, जब हमारे पास साइन ऑफ y रहता है तो हम क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज कि जो x की वैल्यू है दिस इज योर n पाई प्लस -1 to the power n into y, and here l belongs to z, राइट। यही है हमारे पास सोल्यूशन, ओके, साइन के लिए। तो सेम हमारा रूल फॉलो होता है cosec के लिए, ओके, बिकॉज cosec होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल। सो फॉर हियर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर एज व्हाट वी हैव, cosec x is equal to, cosec 7π/6 लेंगे पहली वाले एंगल, तो
दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, वही वाले रूल में आप फिट कर दो, तो n पाई प्लस -1 to the power n into y is here nothing but 7 pi by 6 and where n belongs to what? Integer. So this is only your general solution. Understood? कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं? अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू n की पुट करो तो देखोगे कि आपके जितने भी सोल्यूशन हैं, चाहे वो यही क्यों ना हो, इसके अंदर ही फॉल करते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज लिटिल डिफरेंट। क्या है यहाँ पे? फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमें करना था प्रिंसिपल सोल्यूशन भी, बट यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है इसका जनरल सोल्यूशन। ओके, तो ये और भी कम स्टेप्स होने चाहिए इसमें, राइट? बट देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। देखो अभी तक आपने देखा था कि बस एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसके इक्वल में कोई वैल्यू थी, राइट? बट हियर यू कैन सी कि दोनों ही जो है, दोनों ही साइड में हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। जब दोनों साइड में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? अपना सारा जो हमारे पास फॉर्मूला का भंडार है वहां से कुछ कुछ फॉर्मूला इसको दे देते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है? सोल्यूशन। ओके, तो चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ चाहिए। तो क्या है हमारे पास? cos 4x इक्वल्स टू cos 2x है, तो इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और देखना है कि कब हमें यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिलता है। तो जनरली जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इस तरह के इक्वेशंस में, या फिर कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या फोकस रहता था कि हम क्या करते थे? सारे टर्म्स को हम एक साइड कर लेते थे और राइट साइड में ट्राई करते थे कि जीरो आ जाए, राइट? अगर राइट साइड में जीरो आता है तो हमारे पास सोल्यूशन निकालना इजी हो जाता है, अननोन की वैल्यू, इजंट इट? तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या है, ये राइट साइड में भी टर्म है, लेफ्ट साइड में, तो सारे राइट साइड वाले को हम ले आते हैं लेफ्ट में। तो इसके लिए क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज कि जो cos 4x है माइनस अगर हम कर दे cos 2x, देन इन द राइट हैंड साइड वॉल विल बी रिमेनिंग जीरो ओनली। डन। अब देखो इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज दिस? cos c माइनस cos d वाला फॉर्म है या नहीं है? है ना? तो अब बस इसका फॉर्मूला पुट करो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? cos c माइनस cos d है, तो ऑफकोर्स यहाँ क्या होता था? जब माइनस रहता था तो ये करेक्ट ऑल साइन वाला टर्म देता था विथ द नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा ये? -2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2। सो 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x बाई 2, इट इज 3x इंटू दिस c माइनस डी बाई 2, दैट मीन्स 4x माइनस 2x कितना होता है? 2x बाई 2 कितना होता है? x, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर साइन x एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, so from here what we are getting? -2 है, इधर 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? दिस इंप्लाइज कि हमारे पास आ रहा है sin 3x इंटू साइन x एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 0 होता है, दोनों ही अननोन है, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इंप्लाइज कि आइदर 3x sin 3x दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 और दिस सेकेंड टर्म दैट मीन्स sin x इक्वल्स टू 0, इजंट इट? यही बोलते हैं, राइट? तो ये दोनों टर्म हमारे पास अब आ गया है, ये दोनों इक्वेशंस आ गए हैं अलग अलग। अब जब दो इक्वेशन यहाँ पे आ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे? दोनों के लिए सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों के लिए जो सोल्यूशन होगा वही होगा हमारा इसका जनरल सोल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ n। ओके, तो अब जबकि ये 0 आया है तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि हमें 3 चीजें याद रखनी होती हैं। जब sin x इक्वल्स टू sin y होता है, cos x इक्वल्स टू cos y होता है एंड tan x इक्वल्स टू tan y होता है, तो क्या होती है वैल्यू x की सारे केसेस में इन द टर्म्स ऑफ n एंड y। अब जब हमारे पास यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट मैं यहाँ रिकॉल करा रही हूं कि जब sin x इक्वल्स टू 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि x जो होता है वो होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई एंड वेयर n बिलोंग्स टू दिस इंटीजर z ओनली। कैसे? यू ऑल नो कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन देन पाई की वैल्यू दैट मीन्स 180 डिग्री की अगेन 0, अगेन 2 पाई दैट मीन्स 360 की भी 0 होती है। दैट मीन्स जब आप ग्राफ भी देखोगे और ऐसे भी जब आप वैल्यूज देखोगे तो हर एक यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे इसकी जो वैल्यू होती है साइन की वो होती है 0। सो दैट्स व्हाई हम जनरलाइज करते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो ये होता है इसका साइन एक्स इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन। ओके, एंड जब हमारे पास cos x इक्वल्स टू 0 होता है तो वो 0 कब होता है? आप बोलोगे पाई बाई 2 पे, करेक्ट। पाई बाई 2 तो एक सोल्यूशन हुआ, और कहां पे? पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं, इजंट इट? दैट मीन्स जब हम लिखते हैं कि x इज योर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड हियर ऑल्सो n बिलोंग्स टू z।
आप देख लो कोई भी वैल्यू रख के, जब n 0 है तो ये क्या हो जाता है पाई बाय 2। यू ऑल नो कि पाई बाय 2 पे 0 होती है। अब जब n इक्वल्स टू 1 है तो क्या हो जाता है ये 2n प्लस 1, दैट मीन्स हियर 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री। इस पे भी इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। दैट मीन्स कोई भी वैल्यू ऑफ n की रख दो, सब पे हमें क्या मिलती है वैल्यू यहाँ पे cos x की 0। क्लियर? तो दैट मीन्स उस जनरल सोल्यूशन में हमारे पास दो ये भी थ्योरम है जो आपको याद रखने हैं। अंडरस्टूड? अगर ये 5 थ्योरम आपको याद है ना तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो चलो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास दो इस तरह के इक्वेशंस आ गए हैं। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन से दैट 3x, सेम फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। एंड फॉर दिस ऑल्सो क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि जो x की वैल्यू होगी क्या होगी वो n पाई वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z। अंडरस्टूड? सो नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगा 3 इधर चले जाएगा तो n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z एंड फ्रॉम हियर तो ये है ही x इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर अगर हम इसके लिए जनरल सोल्यूशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू फ्रॉम बोथ, आइदर ये वाला सोल्यूशन होगा और ये वाला सोल्यूशन होगा, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3 और हियर व्हाट इज द सेकंड वन n पाई। एंड इन बोथ द केसेस हमने क्या लिया है n बिलोंग्स टू z, सो दिस इज ओनली योर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। समझ में आई बात? तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। यहाँ भी हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आपने देख रहे हो कि हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सेम थिंग हमें करनी है। दैट मीन्स जितना भी हमें फॉर्मूला याद है सारे फॉर्मूले से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट होता है और वो अप्लाई करना है और हमें ट्राई करना है कि कैसे सॉल्व करें। तो देखो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो आपको एक चीज तो मैंने बता दी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, जो भी टर्म होता है राइट हैंड साइड में उसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ट्राई करते हैं कि वन साइड जो है ऑफ द इक्वेशन इज योर 0। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा, यहाँ ऑलरेडी वन साइड जो है वो 0 है जो कि हमारा राइट हैंड साइड। तो जो भी करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना है। अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है तो हम कैसे सोचेंगे कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। तो आपको दिख रहा है कि cos, अब जो भी एंगल दिया रहता है ना तो उसको जस्ट आप अवॉइड कर दिया करो और जस्ट सिंपल वे में लिख लिया करो ABCD इस टाइप का चीज। तो मैं देख रही हूँ कि cos C प्लस cos D वाला टर्म आ रहा है या नहीं यहाँ पे, या तो आप इन दोनों को साथ में ले लो या तो इन दोनों को ले लो या तो फिर इन दोनों को, किसी को भी लो। तो ये cos C प्लस माइनस D वाला फॉर्म आ रहा है, cos C cos D वाला, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें वही वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तभी हमारी बात बनेगी। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 टर्म है तो यहाँ पे है वो तो फॉर्मूला हमारा 2 टर्म में लगता है, सही है 2 टर्म में लगता है। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं उसमें जब हम उसको लिखें तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में आए, बिकॉज राइट हैंड साइड में है हमारे पास 0। ओके आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, पहले वो था क्या नेगेटिव वाले फॉर्म में। ओके तो हमने इसको कन्वर्ट किया प्रोडक्ट फॉर्म में। जब प्रोडक्ट फॉर्म में दो चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाइड होती हैं, जैसे x इंटू वाई अगर हम बोलते हैं इक्वल टू 0, तो इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। कैसे हम बोल सकते हैं आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और फिर हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके तो इस तरह से हम ट्राई करते हैं कि जो एडिशन वाला टर्म है उसको हम चेंज करके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले आए। अब अगर हम यहाँ cos C प्लस cos D लगाएंगे तो अब ये भी ध्यान देना होगा कि किन दोनों को साथ में रखना होगा। तो आप देखो कि अगर इन दोनों को हम साथ में ले तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि cos C माइनस cos D वाला फॉर्मूला क्या देता है, x प्लस वाई बाई 2 वाला फॉर्म देता है। दैट मीन्स यहाँ पे C प्लस D बाई 2 या तो C माइनस D बाई 2 आता है टर्म। तो यहाँ पे जब C प्लस D करेंगे तो x प्लस 2 दैट इज 3 बाई 2 वाला आ रहा है, तो वो हमारे यहाँ बात नहीं बनाएगा। अगेन देखो कि x माइनस 2x करेंगे तो यहाँ पे माइनस x होगा बाई 2 वाला टर्म, वो भी हमारा यहाँ पे काम नहीं चलाएगा। तो फिर अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं तो 3x प्लस x है, 3x प्लस x आपको पता है कि 4x होता है और 4x बाई 2 कितना होता है 2x, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी cos 2x वाला टर्म है। तो दैट मीन्स जब टर्म्स हमारे पास सिमिलर होंगे तो हमारे पास कॉमन लेने की वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और दैट्स वाई वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है, राइट। तो हम ऐसे ही यहाँ पे डील करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ओके तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। यही है हमारे पास
cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अगर ये है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, आपको अभी भी मैंने बताया था कि इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। तो ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लगाएंगे। वो क्या होता है आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 दैट इज नथिंग 3x प्लस x क्या होता है 4x बाई 2 दैट इज 2x ओनली इनटू cos c माइनस d ही होता है जब हम cos को डील करते हैं तो दिस इज 3x माइनस x इज 2x बाई 2 दैट इज x। तो हियर वी हैव cos x एंड देन हियर एज इट इज वी कैन राइट cos 2x एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी कि cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, हम ले सकते हैं इसको कॉमन। सो व्हाट यू विल गेट, cos 2x लिया कॉमन तो मिला हमारे पास 2 cos x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ये वाला और ये वाला टर्म, तो अब क्या होगा, आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0। तो बस वही लिखना है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट cos 2x इक्वल्स टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि cos थीटा इक्वल्स टू जब 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, यस दिस 2x एट द प्लेस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 2x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ओनली एंड वेयर n बिलोंग्स टू z, यू ऑल नो दिस, करेक्ट। अगेन अब ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, और हियर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 ओनली, इजंट इट। उसको उधर लेके जाओ तो राइट। अब जब cos x इक्वल्स टू 2 होता है तो आपको 1 बाई 2 होता है तो आपको पता है कि कब आती है इसकी वैल्यू, दिस इंप्लाइज जो cos x होगी उसकी वैल्यू 1 बाई 2 आती है 60 डिग्री पे, तो दिस इज नथिंग बट पाई बाई 3 ओनली, राइट। जब ये पाई बाई 3 पे हमारा 1 बाई 2 दे रहा है तो हमारे पास कौन सा टर्म आ गया, cos x इक्वल्स टू cos y वाला टर्म, ओके। तो जब cos x इक्वल, अच्छा अब एक और बात है यहाँ, आप बोलोगे कि पाई बाई 3 अभी हमने देखा था कि प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 आ रहे थे, राइट। एक पाई बाई 3 आएगा और उसके बाद फिर एक और वैल्यू आएगी जो कि हम डील कैसे करते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3 से वैसे निकालते थे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है वैल्यू। बट यहाँ हम सेकंड एंगल को नहीं निकालेंगे, व्हाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन में आपने देखा था कि हमें बस लेनी थी छोटी वाली एंगल। सो छोटी वाली एंगल यही है यहाँ पे जो कि हमारे पास पहली एंगल मिलती है, तो इसी को हम डील करेंगे यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर व्हाट, डायरेक्ट द जनरल सोल्यूशन। तो दिस इज x इक्वल्स टू, जब cos के साथ डील करते थे तो क्या होता था 2n pi plus minus y, so y is here nothing but pi by 3 and here also n belongs to what, z, करेक्ट। तो देख लो यहाँ से कि क्या आ रही है हमारे x की वैल्यू, यहाँ से अभी तक 2x की वैल्यू हमने निकाली थी, सो दिस इंप्लाइज कि जो x की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी क्या 2n plus 1 into pi by 4 and here n belongs to z and here x की वैल्यू तो हमने निकाली ली है अभी। so now you have to merge both the solution together, so what will be your general answer, therefore general solution is, what is the general solution, x equals to both the things you have to write together, so what you will write, x equals to 2n plus 1 into pi by 4 और दूसरा क्या है हमारे पास 2n pi प्लस माइनस पाई बाई 3, सो 2n pi प्लस माइनस पाई बाई 3 and here n belongs to what, z, so this is only your general solution for this question। अंडरस्टूड। हम कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आंसर, समझ में आई बात। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें वही करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। अभी तक हमने देखा था कि सेम टाइप की चीजें थी, अब यहाँ देख रहे हो आप कि एक टर्म है साइन का और दूसरा टर्म है कॉस का, राइट। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप बोलोगे साइन सी प्लस कॉस डी वाला तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, करेक्ट, वो नहीं पढ़ा है, बट और भी तो फॉर्मूला हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, राइट। यहाँ देखो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, क्या वो लगा सकते हैं हम, साइन 2 थीटा आप सबको पता है कि होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी कॉस थीटा दिख रहा है तो दैट मींस दोनों हम कॉमन ले सकते हैं, इजंट इट। तो इस तरह से जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देख के ही आप समझ जाओगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, ओके। तो चलो इसको सॉल्व करें फिर, यही है हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को ब्रेक करो आप साइन x एंड कॉस x के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x प्लस cos x तो है ही इक्वल्स टू 0। नाउ टेक व्हाट, cos x कॉमन, सो व्हाट वी कैन राइट, cos x यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1 है यहाँ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और इधर है 0, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. सो फ्रॉम हियर cos x equals to 0 और 2 sin x plus 1 equals to 0. यही होगा. So this implies what? X is what? Now cos x equals to 0, you all know now. क्या होता है ये? 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to what? Integer. And और from here what we can write? 2 sin x plus 1 equals to 0 है, तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करेक्ट. This implies कि इसकी वैल्यू होगी 1/2, -1/2. So from here now you have to find क्या, जस्ट लाइक प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें निकालना होगा कि कब इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे -1/2. ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ? साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस को रहने दो एज इट इज. 1/2 कब आती है वैल्यू इसकी? sin π/6 के फॉर्म में. ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम माइनस इसको अंदर ले लेते हैं और -π/6 के साथ डील करेंगे. नो, नेवर. वी ऑलवेज हैव टू टेक द एंगल सो दैट इट शुड फॉल इन बिटवीन 0 to 2π. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट मीन्स कायदे से हमें एक प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पे निकालना होता है, उसी के बाद हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं. ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको? हम लिख सकते हैं नेगेटिव कब आती है वैल्यू? यू ऑल नो, एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा याद रखो. तो नेगेटिव होती है इधर थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि दिस इज पाई प्लस π/6 ओनली. करेक्ट. तो अब इसकी वैल्यू बस लिखो. तो क्या है ये? साइन ऑफ 7 π/6. राइट, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? sin x इक्वल्स टू sin 7 π/6. सो फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है? n pi. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू नो, आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है? दिस इज n pi प्लस -1 to the power n into y. सो y is nothing but here 7 π/6 and here n also belongs to z. तो दैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आई है x की? एक तो ये आई है और दूसरी ये आई है, दोनों को हमें क्या करना होता है? करेक्ट, merge. So that's why what we can write, therefore the general solution is x equals to क्या है वैल्यू? 2n plus 1 into π/2 और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? n pi plus -1 to the power n into 7 π/6 and here in the both the case n belongs to z. So this is only your जनरल सोल्यूशन. करेक्ट, यही लिखा है हमने वहां पे दोनों को मर्ज करके. सो दिस इज द वे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ भी हमें निकालना है जनरल सोल्यूशन, बट अभी तक हमने साइन एंड कॉस को डील किया था. नाउ वी हैव टू डील विद tan and sec, राइट. तो देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि यू ऑल नो कि जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो राइट हैंड साइड की चीजों को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट हमारे पास एक साइड में आ जाए 0. तो चलो पहले वही करते हैं. सो व्हाट इज गिवन, यही है हमारे पास. सो फ्रॉम हियर अगर हम सारी चीजों को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आता है हमारे पास? sec square 2x minus 1 plus tan 2x and that is equal to 0. करेक्ट. नाउ टेल मी, यहाँ पे सेक भी है और टैन भी है एंड यू ऑल नो कि सेक और टैन में एक रिलेशन होता है. और क्या रिलेशन होता है? यस, द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमें देता था 1. तो नाउ टेल मी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा. एंड यू कैन सी हियर कि उसी फॉर्मेट में है, सेक स्क्वायर थीटा -1 वाले फॉर्मेट में. तो यहाँ पे बस थीटा की वैल्यू क्या है? 2x. तो व्हाट वी कैन राइट कि दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर 2x ओनली. प्लस जो था यहाँ पे tan 2x उसको तो लिख ही दो. डन. नाउ एज कि हमने ये लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं? tan 2x को आप देख रहे हो कि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं. सो tan 2x जब कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास? tan 2x plus 1 and that is equal to 0. राइट. अब आ गया है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर? यही होगा हमारे पास, either this equals to 0 और this equals to 0. So from this equals to 0 हम लिख सकते हैं कि tan 2x is nothing but -1. तो आप दोनों को सॉल्व करो. This implies what? 2x is equals to, तो आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा? tan 2x equals to 0 आ रहा है. तो tan 2x जब 0 आता है हमारा तो हम क्या बोलते हैं कि 2x equals to n pi only. कैसे? आप बोलोगे इसका तो हमने थ्योरम नहीं पढ़ा था, बट एज कि आपने साइन एंड कॉस का पढ़ा हुआ है तो साइन एंड कॉस से ही तो सारा कुछ हम डील करते हैं, राइट. तो साइन tan क्या होता है एक्चुअल में होता है ये साइन बाय कॉस ओनली. तो जब भी साइन 0 होगा तभी हमारा tan भी 0 होगा. और साइन 0 कब होता है? जब n पाई इक्वल्स टू आता है. और साइन पाई कब होता है? वो n पाई के इक्वल होता है. तो सिमिलरली वही हम यहाँ कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू n पाई एंड हियर ऑल्सो n बिलोंग्स टू व्हाट? z.
राइट अब ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, और tan 2x इक्वल्स टू -1 है. सो व्हाट वी हैव टू डू, tan 2x इज इक्वल टू, माइनस को रहने दो एज इट इज, लिख दो एंगल ऑफ 1. तो ये कब होती है वैल्यू हमारी, जब ये होता है हमारा π/4. करेक्ट, यू ऑल नो दिस. तो ये -tan π/4 हो गया. एंड यू अगेन नो कि जो ये होता है हमारा ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, वहां हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू कब आती है tan की, तो कहाँ कहाँ आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट द एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, बिकॉज वही है छोटी वाले प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4 ओनली. सेकंड क्वाड्रेंट लाने के लिए हम पाई के साथ ही तो डील करते हैं, isn't it? So पाई माइनस π/4 करते हैं तो यही होता है हमारा tan माइनस tan π/4. तो अब इसको बस सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, tan ऑफ 4π माइनस पाई दैट इज 3π/4. करेक्ट. सो एज वी गॉट दिस tan 2x इक्वल्स टू tan 3π/4, तो यू ऑल नो कि जो हमारे पास 2x होगा वो क्या होता है nπ प्लस y. तो यहाँ पे y क्या है, नथिंग बट 3π/4. एंड हियर n बिलोंग्स टू व्हाट, z. राइट. तो दैट मीन्स दो चीजें हमारे पास आ गई हैं और दोनों में आप देख रहे हो कि 2x को अभी तक हमने निकाला है, x को नहीं निकाला है. तो सबसे पहले तो हमें x निकालना होगा. सो दिस इंप्लाइज जो यहाँ पे x है हमारा वो क्या आ रहा है, फ्रॉम हियर यू कैन सी कि जो x की वैल्यू होगी nπ/2 हो जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू z, isn't it? And from here again x की वैल्यू क्या हो जाएगी, nπ/2 प्लस हियर 3π/8. यही होगी वैल्यू. यहाँ पे भी n क्या है, बिलोंग करता है z को. तो अब दोनों को हमें क्या करना है, साथ में मर्ज कर लेना है, वही होगा हमारा जनरल सोल्यूशन. तो x विल बिकम व्हाट, nπ/2 और दूसरा जो है nπ/2 प्लस 3π/8 where n belongs to z. So this is only your general solution for this equation. Clear? तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारे आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. हियर आल्सो यू कैन सी कि हमारे राइट हैंड साइड में 0 है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द राइट हैंड साइड. जो करना है हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड में. अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे sin x है प्लस sin 3x है प्लस sin 5x है. तो आप सब बोलोगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बस sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपने अच्छे से समझा. बट नाउ मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमें ये देखना होता है कि कौन से sin c को हमें sin c बनाना है और कौन से वाले टर्म को हमें sin d बनाना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दो को इकट्ठे हमें ऐड करना है और फॉर्मूला लगाना है. दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन. अगर देखो ये साथ में लिखा हुआ है तो अगर आप इन दोनों को साथ में लिखोगे तो क्या होगा, sin x प्लस sin 3x है तो हमारा टर्म कौन कौन सा आएगा, x प्लस 3x होता है हमारा 4x, तो 4x/2 हो जाएगा 2x, तो एक आएगा 2x वाला टर्म. ओके, और दूसरा x माइनस 3x अगेन 2x हो जाएगा तो x वाला टर्म आएगा. तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला टर्म वो है 5x. तो दैट मींस यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, राइट. तो फिर हमारे पास वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या तो लेंदी हो जाएगा. अब अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं तो इन दोनों को साथ में लेने से हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 5 देता है हमें 8, 8/2 होता है 4, तो 4 भी यहाँ पे नहीं मिलेगा. फिर अगर हम देखें इन दोनों में से तो अगेन 3x यहाँ पे है और 5x है, तो 3x माइनस 5x दे देता है हमें 2x/x 2 हो जाता है x. तो आप बोलोगे x मिल गया, बट वो किस में मिलेगा, cos के फॉर्म में, isn't it? तो यहाँ पे sin x है, तो अगेन हमारी बात नहीं बनी. तो अब एक और क्या ऑप्शन बचा है, आप देखो कि अगर इन दोनों को हम साथ में ले लें तो क्या देता है, साइन के टर्म में हमें मिलेगा x प्लस 5x जो कि होता है 6x और डिवाइड बाय 2 देता है 3x, और वो भी साइन के टर्म में, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि साइन 3x है, राइट. तो एज कि हमारे पास 2 साइन 3x मिल जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे तो फिर वो आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में और फिर हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. तो इसी तरह से हमें सोचना होता है कि कौन से दो टर्म को हम इकट्ठे लिखें. ओके, तो चलो स्टार्ट करें. यही है हमारे पास. अब इन दोनों को हमें इकट्ठे लिखना है तो दिस इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, sin x प्लस sin 5x दोनों को साथ में लिख लो, ठीक है. प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे sin 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट. यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 5x/2 हो जाता है 3x इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 5x होता है माइनस 4x/2. बट एज आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट ओनली 2x. करेक्ट. प्लस यहाँ पे है एज इट इज sin 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0.
नाउ क्या दिख रहा है, sin 3x है दोनों जगह पे तो कॉमन ले लेते हैं। सो sin 3x वी हैव टेकन कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं आराम से कि फ्रॉम हियर आइदर sin 3x इक्वल्स टू 0 और वी कैन राइट कि जो है हमारा 2 cos 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि जो 3x हो जाएगा नथिंग बट n पाई हो जाएगा, राइट, एंड वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट जो x है वो हो जाएगा हमारा n पाई बाई 3, है ना, जहां पे n बिलोंग करता है z को। तो ये हमने सॉल्व कर लिया फ्रॉम हियर। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन से दिस इंप्लाइज जो हमारा cos 2x आ रहा है वो होगा -1/2। अब जैसे ही -1/2 आया तो हमें निकालना होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 है, कब आता है π/3 पे, तो हमने लिख दिया π/3। एज की नेगेटिव साइन है तो हमें यहाँ देखना है cos की वैल्यू नेगेटिव होती है आइदर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एज की प्रिंसिपल सोल्यूशन का छोटा एंगल लेना है तो वी विल डील विद द सेकंड क्वाड्रेंट। सो व्हाट वी कैन राइट cos पाई माइनस ऑफ π/3। अब यही वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, नथिंग बट 120 डिग्री एंड दैट इज व्हाट 2π/3 ओनली। तो ये वाली वैल्यू आ गई। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट जो 2x हो जाएगी नथिंग बट 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 एंड हियर ऑल्सो n बिलोंग्स टू व्हाट z। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग x वी आर गेटिंग एज 2 कैंसिल हो जाएगा तो n पाई प्लस माइनस 2 अगेन कैंसिल तो बचेगा π/3 एंड हियर इट इज n बिलोंग्स टू z। सो नाउ वी हैव दिस वैल्यू ऑल्सो एंड दिस वैल्यू ऑल्सो, तो आपको क्या करना होता है मर्ज करना होता है, टुगेदर वी हैव टू राइट। सो व्हाट वी कैन राइट हेंस द जनरल सोल्यूशन इज व्हाट नथिंग बट x इक्वल्स टू जो भी है लिख दो n π/3, आइदर यू हैव n π/3 और सेकेंड वाला क्या है n पाई प्लस माइनस π/3 एंड इन द बोथ केस n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज ओनली योर जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ कंप्लीट। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।